बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाजरीन, सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे कराची में डेंगू के हवाले से, यानी डेंगू वायरस की ये वबा जिस तरह कराची को अपनी लपेट में लेती जा रही है। डेली सैकड़ों मरीज़ जो हैं वो रिपोर्ट होते हैं मुख्तलिफ अस्पतालों में। जब ये मरीज़ रिपोर्ट किए जाते हैं तो फिर इनके घरों पे स्प्रे किया जाता है। और पंजाब में तो वैसे ये रिवाज है कि अगर किसी घर में डेंगू रिपोर्ट होता है तो तकरीबन 5 से 10 घर राइट लेफ़्ट आगे पीछे इन तमाम घरों में स्प्रे किया जाता है। लेकिन कराची में सिर्फ ज़्यादातर उन्हीं घरों में स्प्रे किया जा रहा है जहां से डेंगू के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। ये बात भी दुरुस्त है कि अगर एक घर में कोई एक केस रिपोर्ट होता है तो 8-10 दिन बाद उस घर से दूसरा केस भी रिपोर्ट होता है। लेकिन इसकी वजह ये नहीं है कि उस एक घर से ही ये चीज़ें फैल रही होती हैं, बल्कि ये भी हो सकता है कि इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है, यानी मच्छर के कांटे से लेकर और उसके बाद अलामात ज़ाहिर होने तक, इसमें भी कुछ दिन लगते हैं। बहरहाल नाज़रीन, इस न सिर्फ लोग डेंगू फीवर में मुब्तला हो रहे हैं, बल्कि इसके साथ ही साथ डेंगू की वजह से शहर में अमवात भी हो रही हैं। सिंध भर में जितने केसेस रिपोर्ट होते हैं उसका 90% यानी 90% लोड जो है वो कराची से होता है। यानी चूँकि जो डेंगू फीवर का जो मच्छर है ये दरअसल साफ़ पानी में परवरिश पाता है और उसके लिए ह्यूमिड इन्वायरमेंट, जो कि कराची की इन्वायरमेंट है, जिसे हम मोतदल इन्वायरमेंट कहते हैं, या जो कराची की आबो हवा है जिसमें नमी का तनासुब ज़्यादा है, इसमें बहुत तेज़ी से ये डेंगू वायरस का जो मच्छर है ये परवान चढ़ता है। बहरहाल नाज़रीन, आपको ये भी यहाँ बताते चलें कि कुछ मुंतखब नुमाइंदे ऐसे हैं जो अपने हलकों में ख़ुद अपनी मदद आपके तहत डेंगू का स्प्रे कर रहे हैं। अगर हम सर्वे रिपोर्ट देखते हैं तो कराची के बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पे डेंगू के केसेस कम रिपोर्ट हो रहे हैं, जिसमें अगर हम बात करें डिफेंस, क्लिफ्टन या इसके अलावा चाकेवाड़ा की या और दूसरे एरियाज़ हैं, यहाँ से रिपोर्ट कम जा रही है। इसके अलावा अगर इसके मुकाबले में हम देखते हैं मलीर, लांढी, शाह फैसल या सुरजानी टाउन, बफर जोन, इन इलाकों से वायरल लोड जो है इन इलाकों में ज़्यादा है। बहरहाल इसी वाले से हम गुफ्तगू करना चाहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं और मेंबर नेशनल असेंबली आफ्ताब सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब सिद्दीकी साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं डॉक्टर साहब? अच्छा आफ्ताब साहब, आपके हलके में डेंगू के हवाले से क्या इस वक्त एफर्ट्स की जा रही हैं, क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं? हालांकि ये बेसिकली स्प्रे करना ना तो डेंगू कंट्रोल प्रोग्राम वालों का काम है, ना ही ये किसी और यानी ऐसा इदारे का काम है, बल्कि ये दरअसल ज़िला इंतज़ामिया जो है, आप डीएमसीज़ या केएमसी को कह सकते हैं कि उनकी जिम्मेदारी है कि डेंगू से बचाव के लिए मच्छरों के ऊपर स्प्रे किया जाए। आपके इलाके में क्या, यानी जो हल्का है आपका, वहाँ क्या क्या कार्रवाइयाँ की जा रही हैं? अच्छा डॉक्टर साहब, कराची शहर को तो लावारिस छोड़ दिया गया है। मेयर साहब अपने इख्तियारात का रोना रोते हैं कि मेरे पास इख्तियारात नहीं है, मेरे पास फंड्स नहीं है। सिंध गवर्नमेंट जो है वो करप्शन की नज़र हो चुकी है और कराची को कोई पुरसान हाल नहीं है। इस सूरत हाल में जबकि कराची से बेइंतहा डेंगू के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और इसमें जो सबसे कम रिपोर्ट हुए हैं वो NA-247 जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है। अच्छा, हमने शुरू में तो सुना था कि 2-4 दिन जो है 30-40 गाड़ियां KMC की चली हैं, उसके बाद से वो भी कहीं नजर नहीं आ रही और कराची शहर से थाउजेंड्स में नंबर है ये डेंगू के जो रिपोर्ट हो रहे हैं। अच्छा, तो हमने ये देखते हुए मैंने पिछले कोई 55 डेज से और कोई ये 17 अगस्त से मैं फ्यूमिगेशन कर रहा हूँ अपनी NA-247 में और ज़्यादातर मेरे PS-109, PS-110 और PS-111 की कॉलोनीज में, क्योंकि डिफेंस में कैंटोनमेंट भी कर रहा है। और आपने भी नोट किया है और आपने बड़ा बिल्कुल वजह कहा है कि NA-247 से एक केसेस जो है रिपोर्ट हुए होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 55 डेज से हम ये कर रहे हैं और इसका बड़े ज़बरदस्त रिजल्ट भी हैं। अच्छा, होता ये है कि जब रिपोर्ट होती है तो जिस तरह आपने अपने प्रोमो में बता रहे थे अभी इंट्रो में कि वो उसी घर में जाके कर देते हैं स्प्रे, जबकि लेफ्ट राइट आगे पीछे 25-30 घरों में होने ज़रूरी है, क्योंकि ये जब लावा से ये मॉस्किटो बनते हैं तो उसमें कुछ थोड़ा सा टाइम भी लगता है, फिर मॉस्किटो के से वो रिपीट होता है और आगे बढ़ता है। तो ये बड़े अफसोस की बात है कि हमारे कराची शहर में इतना फंड भी नहीं है कि हम स्प्रे कर सकें। हम जब बच्चे होते थे
और जब जवान हो रहे थे उस वक्त हमने देखा कि बाकायदगी से स्प्रे होता था। खाली ये डेंगू क्या, उस जमाने में तो डेंगू नहीं था, मगर रेगुलर स्प्रेस होते थे तमाम जगहों पे, कॉलोनीज में गाड़ियां हम देखते थे स्प्रे होते हुए। अब तो कहीं नजर ही नहीं आते। और मुझे एक अफसोस से ये भी कहना पड़ता है कि इस वक्त तक जो नॉन इश्यूज जो चीजें हैं वो टीवी पे ज्यादा डिस्कस हो रही हैं, इंसान के हवाले से, इंसानियत के हवाले से, और जिसमें जिंदगी मौत का मसला है उस पे हमारे टीवीज पे ये डिस्कशन नहीं होता, टॉक शोज में। और वो आज़ादी मार्च और फजल रहमान ये सब चल रहा होता है, वो जब कितना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने ये चीज़ उठाई आपने टीवी पे, और आपका जो लोकल चैनल है यहाँ लोग देख भी रहे हैं। और हमें अपनी मदद आपके तहत ये हम कर रहे हैं, अपने ओन रिसोर्सेज से। मैं, मेरे MPS मिल के हम कर रहे हैं। और खाली ये स्प्रे नहीं कर रहे हम, इसके अलावा आप खुद जो है आपने कई प्रोग्राम मेरे साथ किए है फील्ड में कि हम सफाइयाँ भी कर रहे हैं, सक्शन पंप भी। अब ये मजबूरी हो गई कि एक MNA जो है ना काउंसलर बन के सक्शन पंप खरीद रहा है। मुझे अपना सक्शन पंप खरीदे हैं, विंचिंग मशीनें खरीदी हैं, इसी तरह बॉबकैट और ट्रैक्टर ट्रॉली से मैं काम कर रहा हूँ। सर ये बताइएगा कि क्या इदारे तो नाकारा हो चुके हैं। जी जी आफ्ताब साहब, एक बात ये भी कही जा रही है कि तमाम काम जो किए जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, ये दरअसल बल्दियाती इंतखाबात की तैयारी है या इलेक्शन कन्विंसिंग के तौर पे किए जा रहे हैं, ताकि आने वाले बल्दियाती इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची से सीटें निकाल सके। क्या ये बात दुरुस्त है? देखिए, आपने मेरे साथ फील्ड में प्रोग्राम किया था सितंबर 2018 में, जब मेरा इलेक्शन होने वाला था। 21 अक्टूबर को इलेक्शन हुआ, बाई इलेक्शन। उस वक्त से आप देखें कि मैं अपने NA 247 में कंटिन्यूअस ये प्रोग्राम कर रहा हूँ और काम कर रहा हूँ, जिसमें सफाई भी है, स्प्रेज भी है, ट्रैक्टर ट्रॉलीज भी है, मतलब झाड़ू भी लगा रहे हैं हम सब मिलके। और आपने वक्तन फौक्तन प्रोग्राम कर रहे हैं, तो इसका ताल्लुक बल्दियात के इलेक्शन से नहीं है। और हम इंशाल्लाह जिस तरह PS में हम जीते हैं और MNA हम जीते हैं, इसी तरह बल्दियात का इलेक्शन भी जीतेंगे, क्योंकि हमारा जिन लोगों से मुकाबला उन्होंने कुछ नहीं किया इस शहर के लिए। आफ्ताब साहब ये बताइएगा कि जी आफ्ताब साहब ये भी बताइएगा कि ये जो स्प्रेज किए जाते हैं, यानी ये मच्छर मार दवाई का जो स्प्रे किया जाता है, अंदाज़न कितना खर्चा आ जाता है इस पे? यानी अगर 2 से 3 गाड़ियां इलाके में स्प्रे करें तो सर कितना खर्चा आ जाता है? आप चूंकि अपनी मदद आपके तहत ये काम कर रहे हैं, इसलिए आपसे जानना चाह रहा हूँ। मैंने एक चिंची रिक्शा लिया हुआ है और एक उसका ड्राइवर होता है, और रिक्शा का खर्चा अलग होता है। उसके अलावा 8,000 रुपए पर डे की दवाई हम डालते हैं, जिससे 8 से 10 घंटे हम स्प्रे कर लेते हैं, 8 घंटे के करीब। उसमें एक मोहल्ला, एक UC हमारे कवर हो जाती है। इसमें आपके तवज्जो से एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि जब हम स्प्रे करने जाते हैं, बच्चे वहाँ पे जमा हो जाते हैं, बच्चों को हटाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इस स्प्रे में आ जाते हैं। तो अवेयरनेस भी हम वहाँ पे रिक्वेस्ट करते हैं लोगों से कि बच्चों को जरा दूर हटा दें, और उसमें हमें काफी टाइम भी लगता है। और एक आध वीडियो भी हमारे में ऐसी हुआ है कि जिसमें बच्चे पीछे पीछे भाग रहे हैं। तो ये हमें अपने लोगों को समझाना है कि ये दवाई है, इसमें बच्चों का आना मुज़र सेहत है। अच्छा आफ्ताब साहब, ये जो इक्विपमेंट्स यानी स्प्रे, जो बड़ा स्प्रे यूज किया जाता है, तो क्या ये बहुत महंगी मशीनरी आती है? नहीं, कोई खास महंगी नहीं है। कोई 1 लाख की मशीन होती है, 75,000 1 लाख के दरमियान इसकी मेंटेनेंस होती रहती है। 8,000 रुपए डेली का खर्चा होता है। क्या हमारी DMCs, KMCs या सिंध गवर्नमेंट ये भी बर्दाश्त नहीं कर सकती है? ये तो बड़ा सवालिया निशान है। यानी अगर आप शहर के लिए सर आप देखिए ना, आप बता रहे हैं 8,000 का खर्चा है और 1 लाख रुपए या 75,000 से 1 लाख की मशीनरी है, तो सर ये कोई ज्यादा तो नहीं हुआ? यानी अगर एक जिले में 10 मशीनरी भी अगर इस्तेमाल होती है, 80,000 रुपए पर डे का खर्चा। 18 टाउन्स हैं, 18 टाउन्स के लिए 18 मशीनें खरीदें। एक चिंची रिक्शा 2,20,000 का रिक्शा आता है, उसमें या रिक्शा पे रखते हैं। वॉलंटियर्स आपको बहुत सारे मिल जाएं। करना तो चाहिए ना, ये रोना गाना फंड्स नहीं है, इख्तियारात नहीं है, इसके लिए क्या फंड्स की जरूरत है? लोग आपके मुखैर हज़रात जो है ना, लोगों के इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल चला रहे हैं, इंडस हॉस्पिटल चल रहा है, पेशेंट एड फाउंडेशन चल रहा है, चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन और SIUT, लोग पैसे देने को तैयार है। आप काम करने के लिए तो निकले। अभी हम इंशाल्लाह नहर ख़याम बनाने जा रहे हैं, तो ये सब प्राइवेट फंड से बनने जा रहे हैं ना चीजें। सर ये डेंगू और ये वबा अपनी जगह, लेकिन सर आपके इलाके में खास तौर पे पानी की भी शदीद किल्लत है सर।
तकरीबन 15-15 दिन लाइन में पानी नहीं आता, बाज़ दफ़ा महीने में एक दफ़ा पानी आता है। सर इसके लिए क्या किया गया है? यकीन दहानियाँ तो बहुत कराई गई हैं कि नहीं जी अब पानी बढ़ा दिया जाएगा, 7 MGD पानी जो है आपके हल्के में दिया जाएगा। क्या ये पानी की मिक़दार बढ़ाई गई है? क्योंकि अब हब डैम में भी पानी है, इतनी बारिशें हो चुकी हैं सर, कराची की आवाम जो है वो पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। कराची से वाटर एंड सीवरेज बोर्ड और उनका MD और उनका स्टाफ जदीद से भी बदतर सलूक कराची शहर के साथ कर रहे हैं, और इनके जो ऊपर जो लोग हैं वजीर बल्दियात और सिंध गवर्नमेंट, पिछले 12 साल से एक बूंद का भी पानी कराची को एडिशनल नहीं मिला। कराची की रिक्वायरमेंट 1200 MGD, कराची को 408 MGD मिल रहा है, और क्योंकि हम साउथ में हैं और साउथ जो है टेल एंड पे, तो हमें ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वाटर बोर्ड के MD से तकरीबन 15 दिन में एक मुलाकात जरूर होती है, और उसके बावजूद वो कुछ नहीं करके दे रहा है। वो समझते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूंसी जो है PTI की है और पीपल्स पार्टी भी ये समझती है, इसलिए हमारे साथ सौतेला सलूक हो रहा है। तो हमेशा ऐसा वक्त एक जैसा नहीं रहता है, और ये बहुत जल्द इंशाल्लाह मैं खुशखबरी सुनाऊंगा अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी स्पेशली डिफेंस को, जो हम उनके लिए करने जा रहे हैं। और जो ये पानी डिफेंस का होगा वो हम FPS 110 और 109 के लोगों को देंगे इंशाल्लाह। सर एक आखिरी क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगा कि क्या कराची में डीसैलिनेशन प्लांट्स कामयाब हो सकते हैं हमारी साहिलों की सिचुएशन देखते हुए कि अब साहिल समंदर पे जो है वो सीवरेज का पानी भी है, तमाम चीज़ें, तो क्या ये जो डीसैलिनेशन प्लांट्स होते हैं जैसे पूरी दुनिया में साहिली शहर जितने भी होते हैं वहाँ पे ज़्यादातर पानी डीसैलिनेशन से यूज़ किया जाता है, कि कराची में सर क्योंकि पहले भी तजुर्बा किया गया है डीसैलिनेशन प्लांट कामयाब नहीं हो पाते, क्या ये काम कर सकते हैं? जी बिल्कुल, देखें आप मिडिल ईस्ट देखें 100% डीसैलिनेशन पे चलता है। आपने बिल्कुल बजा कहा कि यहाँ पे जो अनट्रीटेड वाटर जो है समंदर में डालते हैं, और वो भी नाइली हमारी गवर्नमेंट की है जिसे कि वो ट्रीट नहीं करती है सिंध गवर्नमेंट की। और जो अभी मैं जो आपको कह रहा था खुशखबरी, इंशाल्लाह डीसैलिनेशन, छोटा डीसैलिनेशन 5 MGD का डिफेंस में लगाने जा रहे हैं इंशाल्लाह। कैंटोनमेंट और DHA के साथ हमारी बातचीत चल रही है, और इसके अलावा कराची शहर के लिए भी इन प्रोसेस है डीसैलिनेशन एंड सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट। ओके जी, बहुत शुक्रिया आफ्ताब सिद्दीकी साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मेंबर नेशनल असेंबली, हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे, जिनका ये कहना था कि कराची को ख़ास तौर पर डिफेंस क्लिफ्टन यानी NA 247 की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसको बहुत जल्द खुशखबरी दी जाएगी, यानी एक डीसैलिनेशन प्लांट जो तकरीबन 5 MGD का होगा ये लगाया जाएगा ताकि जो रिहायशी हैं उन्हें पानी की किल्लत में एक रिलीफ दिया जाए। मेरा नाज़रीन इसी के साथ एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, अब हम कुछ बात करना चाहेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मशावरती इजलास की, जो कि इसलिए किया जा रहा था कि मौलाना फजल रहमान का साथ देना चाहिए या नहीं, यानी उस एहतजाज में जिसमें कहा जा रहा है कि अब हुकूमत से निजात के लिए ये एहतजाज किया जाएगा। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस एहतजाज में मौलाना फजल रहमान का साथ देगी या नहीं देगी? इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, लेकिन एलानिए से ये लगता है कि अभी भी लचक बाकी है। कुछ लोग यानी जो सियासी माहिरीन हैं वो ये भी कह रहे हैं कि चूँकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं पे क्रैकडाउन भी किया जा रहा है, यानी ख़ास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत को नैब की जानिब से काफ़ी प्रेशर्स हैं, सीनियर क़यादत को जेल में भी डाला गया है, इसके अलावा उन पर केसेस भी बनाए जा रहे हैं, तो अभी तक किस बात का इंतज़ार किया जा रहा है? यानी अभी तक ये क्यों कहा जा रहा है कि हतमी फ़ैसला बाद में किया जाएगा या शेड्यूल बाद में तय किया जाएगा? इसी हवाले से हम गुफ्तगू करना चाहेंगे। हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवाब वसान साहब। अस्सलाम वालेकुम नवाब वसान साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या कहते हैं ये मतलब एहतजाज में इस धरने में शिरकत का फैसला कर लिया गया है या अभी थोड़ी सी एक स्टेप छोड़ दिया गया है कि चलें ठीक है, अगर हुकूमत की जानिब से कोई नरमी बरती जाती है या नैब की जानिब से नरमी बरती जाती है तो फिर शायद मौखर कर दिया जाए ये फैसला? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा जमहूरियत के लिए बड़ी कुर्बानी दी है और मार भी खाई है, और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत
मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत, और बिलावल साहब ने बड़ी स्ट्रगल की है इस पे। तो हम ये आवाज आपका वो हो रहा है। जी सर, आप बोले, मुझे आवाज आ रही है। अच्छा, तो यार ये रिपीट आके फिर वो टच हो रहा है। जी चलिए सर, आपसे हम दोबारा राब्ता कायम करते हैं, दोबारा आपको कॉल करते हैं। कोई टेक्निकल वजूहात की वजह से आपकी आवाज़ रिबाउंड होकर शायद आपकी तरफ जा रही होगी। अभी दोबारा आपको कॉल बैक करते हैं, उसके बाद आपसे हम बात भी करना चाहेंगे कि आया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो बार बार ये इतने लंबे मशावरती इजलास हो रहे हैं लेकिन अभी तक ये फैसला नहीं किया जा रहा कि आया हतमी तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस एहतजाज में मौलाना फजलुर रहमान का साथ देगी या नहीं देगी, किस बात का इंतज़ार किया जा रहा है? क्या वाकई जमहूरियत की बका के लिए ये फैसला किया जा रहा है कि थोड़ी सी लचक दिखाई जाए, इंतज़ार किया जाए, लास्ट मोमेंट तक ये देखा जाए कि क्या हुकूमत की जानिब से कोई नरमी दिखाई जा रही है या नहीं दिखाई जा रही, या फिर कुछ और अवामिल हैं? यानी इस जो एक प्रोसेस, जमहूरी प्रोसेस चल रहा है, इसे डीरेल नहीं होना चाहिए। बहरहाल हमारे साथ दोबारा लाइन पर मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवाब वस्सान साहब। जी नवाब साहब, आप फरमाइएगा कि क्या अवामिल हैं, आखिर ये जो फैसला लिया जा रहा है इसमें एक स्टेप रख लिया जाता है या ये कहा जाता है कि अभी तक हतमी फैसला नहीं किया गया? क्या कहते हैं सर? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं और देती आई है, मार भी खाई है, शहादत भी हुई है और कोड़े भी खाए हैं। तो हम चाहते हैं कि जमहूरियत मजबूत हो और जमहूरियत को कोई डिस्टर्बेंस न हो। तो इमरान खान साहब की हुकूमत जैसे आई है, आपने देखा तीन महीने का जो उनकी प्रोग्रेस, 6 महीने की उनकी प्रोग्रेस, 9 महीने की उनकी प्रोग्रेस, 1 साल हो गया, 1 साल के ऊपर फिर भी वही बातें, वही जो अफरा तफरी का आलम है, लोग हर एक परेशान है, लोग खाने पीने की चीजों के लिए तड़स रहे हैं, उनको खाने पीने की चीजें मुहैया नहीं है। कया भी तो ये किया कि दस्तरखान लगा दिया, दस्तरखान से लोग कहाँ से, गरीब बेचारे घर से लेके दस्तरखान जाएंगे खाना खाने के लिए। देखिए, इमरान खान जो बातें की थी उस एक बात पे भी अभी तक उन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जाहिर ये सोचती है अवाम के लिए जीती है, अवाम के लिए मरती है और अवाम के लिए ही सब कुछ है। अगर है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम के लिए है। तो हम जब अवाम के मुफादात नहीं होंगे, अवाम की डिस्टर्बेंस होगी और अवाम तकलीफ में होगा, तो जाहिर ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हरकत में आएगी। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो ऐलान किया है, और देखें जो इंतकामी कार्रवाइयां आपके सामने है, आज किसको गिरफ्तार किया जाता है, कल किसी के घर के छापा लगा जाता है, कल किसी को नोटिस आ जाता है। ये मुख्तलिफ हरबे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर इस्तेमाल किए जा रहे हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा सपोर्ट किए जमहूरियत के लिए। पहले भी आपको पता होगा जब बिलावल साहब ने कहा था कि आप अवाम की एतमाद खो चुके हैं, अगर अवाम का एतमाद आप बहाल करते हैं, हम आपके साथ हैं, हम जमहूरियत के साथ हैं। तो वही सब चीजें इन्होंने कोई किसी चीज पे तवज्जो नहीं दिया और जिस तरीके से ये बातें बदतमीजी के साथ करते रहे, तो जाहिर ये पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान की, जो मैं आज 3-4 वीडियो सुन रहा था इस्लामाबाद में, जो ताजरों ने ये रैली निकाली है, तो उसमें वो कानून को हाथ कसम खा रहे, कुरान पे हाथ रख रहे हैं। तो हमने बड़ी गलती की, इमरान खान को वोट दिया और इमरान खान ने उसके उल्टा किया। तो देखें, एक मौलाना और हमारी पार्टी में बड़ा रात दिन का फर्क है। मौलाना अगर आता है आजादी मार्च के लिए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आजादी मार्च के साथ होगी। अगर ये इंतकामिया कार्रवाइयां चलती रहेंगी तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भरपूर अंदाज में शिरकत करेगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने यहाँ कहा कि अगर इंतकामी कार्रवाइयां चलती रहेंगी तो इसका मतलब ये है कि अगर ये इंतकामी कार्रवाइयां जो आप कह रहे हैं बकौल आपके, अगर ये रोक दी गई, आपको रिलीफ दे दिया जाता है गवर्नमेंट या नैब की जानिब से आपकी पार्टी के रहनुमाओं को, तो फिर क्या मौखिर कर दिया जाएगा आजादी मार्च में शिरकत का फैसला? तो जो सियासतदान के ऊपर इंतकामी कार्रवाइयां चल रही हैं, अगर ये सब चाहे कोई भी पार्टी हो, तो जाहिर ये लोग तो कोई नहीं रुकेगा ना। तो इस तरीके से होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमने फैसला भी किया है और आगे भी ये मीटिंगें होंगी, अभी टाइम है।
बिलावल भुट्टो साहब ने पूरे सिंध का दौरा किया रखा है कि 4-5 जलसे सिंध में रखे हैं। फिर जी, जी। अगले महीने पंजाब में, साउथ पंजाब में चले जाएंगे, फिर मुजफ्फराबाद में योम तासीस मनाएंगे। तो ये बिलावल साहब ने तो अपने प्रोग्राम अलग से रखे हैं, तो बिलावल साहब वो करते रहेंगे। तो इनकी जो नालायकियां हैं, इनकी जो कोताहियां हैं, तो जाहिर ये इस वक्त मुल्क हामिल नहीं है इन चीजों का बर्दाश्त करने का। तो हमारा यही कहने का आपके तवज्जो से यही है कि कम से कम अवाम की तवज्जो दी जाए। अवाम के जो रिक्वायरमेंट है, अवाम की जो खाने पीने की चीजें हैं, वो इतनी खाने से बदतर हो गई है। कभी भी ऐसा वक्त नहीं आया जो 1 साल के अंदर इनका जो वक्त आया है और गरीब लोगों के लिए डिफिकल्ट साबित हुआ है। तो जाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा अवाम के साथ रही है और अवाम के साथ नुमाइंदगी की है। तो भुट्टो साहब ने भी, उनकी शहादत इसलिए हुई कि अवाम का साथ नहीं छोड़ा। बेनजीर भुट्टो ने भी इसलिए साथ नहीं छोड़ा कि उनको वो सजा मिली, वही उसको भी शहीद किया गया। तो ये आसिफ अली जरदारी साहब ने 11 साल जेल काटी और बिलावल साहब जो स्ट्रगल कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोई भी जदोजहद को कोई रोक नहीं सकता और कोई ये नहीं कह सकता। मौलाना देखें, मौलाना की एक अलग पार्टी है और आजादी मार्च है। जाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो अभी फैसला किया है तो वो तो है। तो आगे पे इंशाल्लाह मीटिंगें होंगी और मीटिंगें होती रहेंगी और इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जो बिलावल साहब का जो आखिरी फैसला होगा वही अवाम को कबूल होगा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनको लेके आगे चलेगी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। नवाब हसन साहब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे, जिनका ये कहना था कि अगर ये इंतकामी कार्रवाइयाँ नहीं रोकी गई, बकौल नवाब हसन साहब के, कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के साथ ये सलूक रवा रखा गया, ये कार्रवाइयाँ नहीं रोकी गई, तो फिर मजबूरन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को फैसला करना पड़ेगा कि वो मौलाना फजल रहमान के साथ इस आज़ादी मार्च में शिरकत करें। और यही कहना था इनका कि जिस तरीके से यानी ये तमाम कार्रवाइयाँ की जा रही हैं जो कि बज़ाहिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इंतकामी कार्रवाइयाँ लग रही हैं, जो कि नैब की जानिब से की जा रही हैं, जो केसेस बनाए गए हैं, जो रेफरेंसेस फ़ाइल हो रहे हैं। हाल ही में नैब की टीम की जानिब से एजाज जाखरानी जो कि मुशीर बराए जेल खाना जात हैं, उनकी रिहाइशगाह पे भी छापा मारा गया। हालांकि वो ज़मानत पर इस वक्त मौजूद हैं, यानी उनको अदालत की तरफ से ज़मानत हासिल है, लेकिन फिर भी किसी लीड के तहत उनके घर पर, उनकी रिहाइशगाह पर छापा मारा गया था, जिस पर काफ़ी रिएक्शन भी आया। दूसरी जानिब खुर्शीद अहमद शाह के केस के हवाले से भी गौर व ख़ौस किया जा रहा है कि किस तरीके से उनकी जो है ना वो ज़मानत हासिल की जाए। इस वक्त हम बात करना चाहेंगे डॉक्टर अफनानुल्लाह से, जो कि रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। हम इनसे जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ साथ ख़ास तौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो आला क़यादत है, कहा यह जा रहा है कि कैप्टन सफदर के थ्रू खतूत का तबादला भी हो रहा है, जो कि मौलाना फजल रहमान और पाकिस्तान मुस्लिम लीग की आला क़यादत के दरमियान ये तबादला किया जा रहा है। डॉक्टर अफनानुल्लाह से हम बात करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? जी, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। सर ये बताइएगा कि मौलाना फजल रहमान का जो आज़ादी मार्च है, इसके हवाले से ये कहा जा रहा है कि कैप्टन सफदर जो हैं वो इस वक्त एक ऐसे एलची का काम कर रहे हैं कि जो खतूत का तबादला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत और मौलाना फजल रहमान के दरमियान जो है वो एक ब्रिज का काम कर रहे हैं। सर क्या ये बात दुरुस्त है? देखिए, ये बात दुरुस्त बिल्कुल होगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो टॉप टीयर की लीडरशिप है, उसके अंदर जो लोग हैं उनका जो है कांटेक्ट है जमात उलमा इस्लाम के साथ, और कैप्टन सफदर साहब भी हमारे लीडर हैं, तो ज़ाहिर है उनकी, और वो ज़ाहिर है मियां साहब के दामाद भी हैं, तो उनको जो है वो अपना जो रोल है वो प्ले कर रहे हैं इसके अंदर, और वो आगे भी प्ले करते रहेंगे। सर ये भी बताइएगा कि कैप्टन सफदर साहब की इस वक्त, अगर मैं आपसे ही जानना चाहूँ कि पार्टी में क्या पोजीशन है, यानी माजी में हम ये देखते रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में जो फैसले या इस किस्म की जो मुशावरत हुआ करती थी, उसमें पहले कैप्टन सफदर को उस तरह से शामिल नहीं किया जाता था, लेकिन अब आप क्या कहते हैं कि क्या ये अहम फैसले और इसमें मशावरत में कैप्टन सफदर जो है वो बाकायदगी से हिस्सा ले रहे हैं? मेरा राजभर का ख्याल ये है जनाब के ये मटीरियल है कि कौन जो है वो किस लेवल पे जाके हिस्सा ले रहा है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की इसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस एज वी स्पीक राइट नाउ वो ये है
कि मुस्लिम लीग नून की जो लीडरशिप है वो और हमारे जो कारकुन है वो और जो हमारे वोटर हैं, हम उनको मोबिलाइज करेंगे और हम भरपूर तरीके से मौलाना फजलुर रहमान की जो लॉन्ग मार्च आज़ादी मार्च है इसको सपोर्ट करेंगे। इसके लिए हमारी जो लाहौर की लीडरशिप है, पिंडी की लीडरशिप है, अपनी KPK की लीडरशिप है, जो रीजन है आस पास उनको ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन जा चुकी है और जो है वो किसी न किसी हद के ऊपर मोबिलाइजेशन आवाम की हमने शुरू कर दी है। मीडिया के ऊपर भी हम इसके ऊपर क्या कहते हैं इसके एडवर्टाइज कर रहे हैं। तो ये इन मटीरियल है, बहुत सारे लोग देखें इन्वॉल्व है, सेंट्रल वर्किंग कमेटी है जो है, उसके बाद नायब सदूर है, उसके बाद सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जो है वो खाका नबासी साहब है, तो वो एहसन इकबाल साहब सेक्रेटरी जनरल है। तो तमाम लोग अपनी अपनी जगहों के ऊपर जो है वो अपना अपना काम कर रहे हैं। तो हम लोगों ने अपने अपने मोर्चे संभाले हुए हैं और हम लोगों को जो इंस्ट्रक्शन है वो यही है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की लॉन्ग मार्च को भरपूर तरीके से सपोर्ट किया जाए और जो है उसके लिए जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं वो और जो हमारे कारकुन है वो और जो हमारे वोटर उनको मोबिलाइज करेंगे। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ में ख़ास तौर पे बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारे पॉइंट्स पे ओपिनियन का डिफरेंस नज़र आता है। अगर हम बात करते हैं नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ की, दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं शहबाज शरीफ की, तो अब जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है ओपिनियन में काफ़ी डिफरेंस नज़र आता है, हतमी फैसलों में, ओपिनियन में। क्या कहते हैं सर आप इस हवाले से? देखिए, ये जो डिफरेंसेस होते हैं ये पार्टी में चलते हैं। ये जो है डिफरेंसेस जो है वो बहुत सारे मामला के पहले भी रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर पार्टी इतनी बड़ी है, उसके अंदर बहुत सारे जो है वो मुख्तलिफ किस्म के लोग भी हैं। फिर हर किसी का अपना ओपिनियन होता है, हर किसी के अपने सर्कमस्टांसेस होते हैं, तो उस हिसाब से जो है वो मुशावरत की जाती है। लेकिन हमेशा से अगर आप देखें, चाहे वो 1999 का मार्शल लॉ मुशर्रफ का हो, वो हो, तब भी शहबाज शरीफ साहब को बड़ी पेशकश की गई थी कि वजीर आजम बना देंगे, या उसके बाद जो है वो 2002 का इलेक्शन हो तब भी क्या कहते हैं इस तरह की पेशकश थी। फिर 2007-8 में भी इस तरह की पेशकश थी। तो ये मामला जो है कि जी शरीफ फैमिली का डिवीजन है या पार्टी के अंदर डिवीजन है, ये मामला इस तरह के चलते रहते हैं। लेकिन जब फैसला हो जाता है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हमारे कायदे एक दफा वो फैसला कर ले कि जो है वो ये स्ट्रेटेजी होगी, ऐसे लायामल होगा, तो फिर उसके ऊपर पूरी पार्टी जो है वो मुतहद होती है। अंदरूनी खाना डॉक्टर साहब, लेकिन माजी में कभी इतने वाज़े इख्तलाफात या इतना वाज़े व्यू पॉइंट में डिफरेंस नज़र नहीं आया जैसे कि अब मरीम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दरमियान ये जो यानी अपने इजहार ख्याल का डिफरेंस है, यानी किसी भी चीज़ पे राय रखने का डिफरेंस है। शहबाज शरीफ साहब बहुत न्यूट्रल, बहुत नपी तुली बात करना चाहते हैं, कोई ख़ास बयानबाजियाँ नहीं करना चाहते। इसके बिल्कुल बरक्स मरीम नवाज साहिबा की जानिब से बयानात भी दिए जाते हैं। सर क्या समझते हैं, पहले भी क़यास आराइयाँ यही की गई थी कि अब शरीफ ख़ानदान में कुछ डिफरेंसेस मौजूद हैं और ये वक्त के साथ साथ बढ़ते जा रहे हैं, क्या ये बात दुरुस्त है? नहीं, ये बात दुरुस्त नहीं है। देखिए, शरीफ फैमिली के अंदर जो है वो डिफरेंट बहुत सारी, एक तो फैमिली बहुत बड़ी है, इसमें बहुत सारे लोग हैं और हर किसी का अपना अपना ओपिनियन है और वो जो है वो उसकी रिफ्लेक्शन जो है वो नजर आती है। लेकिन पार्टी के जो रहनुमा है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब है और जब भी कोई फैसला हो जाता है और मियां साहब फैसला कर देते हैं तो उसके बाद से पार्टी उस लाइन को टो करती है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना कोई बुरी बात नहीं है और डिफरेंसेस कोई बहुत ज्यादा भी नहीं है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। देखें, अगर तो मामला होता है ना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो है वो ज्यादा हो जाते हैं, तो आप देखें ये वाली बात जो आप कर रहे हैं ये आज से 20 साल पहले भी हुई। जी जी जी। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया काफी सारे मामला के ऊपर ये तरह हुआ था कि बाकी जेन्युइनली कहते हैं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था, मगर फैसला जो है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का ही प्रिवेल करे, पहले भी किया था, आइंदा भी वही करेगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अफनानुल्लाह साहब, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। नाज़रीन, अब हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम पर पहुंचता है। मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।